दीपन मेहता जुड़े हमारे साथ एलेक्सर इक्विटीज से, उनसे बातचीत होगी। दीपन जी, गुड आफ्टरनून। दीपन जी, क्लियरली मार्केट में एक रिलीफ रैली, बहुत शानदार रैली प्ले आउट हो रही है। अब इस समय आपकी अप्रोच क्या है इस मार्केट में? क्या थोड़ा सा इस रैली को यूज़ करें टू लाइटन पोजीशन, या फिर मार्केट एक बहुत बड़ी रैली की तैयारी कर रहा है आपके हिसाब से? या गुड आफ्टरनून सर, आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक अभी भी इस मार्केट में और भी दम है, ऊपर जा सकता है, लेकिन ऑल डिपेंड्स अपॉन द एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ द अग्रीमेंट। यानी कि अगर ये एक बढ़िया सा अग्रीमेंट होता है जहाँ पर हमें आश्वासन मिलता है कि लॉन्ग टर्म पीस रहेगी, तो मार्केट और भी यहाँ से ऊपर जा सकता है। क्योंकि इफ दिस पीस इज देन मिडल ईस्ट, तो सभी देशों के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए बहुत ही फायदेमंद है बिकॉज ऑफ लोअर इन्फ्लेशन। लेकिन अगर इसकी लैंग्वेज थोड़ी आई वुड से कंफ्यूजिंग रहेगी, और अगर एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि यहाँ पर कोई खास पीस नहीं मिलेगी, वॉर चलती रहेगी, ऑयल के प्राइसेस एलिवेटेड रहेंगे, ऊपर रहेंगे, तो फिर मार्केट यहाँ से भी करेक्ट कर सकता है। इसलिए आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है ऑन फ्राइडे, वंस यू नो द एग्जैक्ट टेक्स्ट ऑफ द अग्रीमेंट बिटवीन ईरान एंड यूएस। ओके दीपन जी, गुड आफ्टरनून। 19 जून पर तो नजर रहेंगी ही किस तरीके से चीज़ें सामने आती है, लेकिन क्रूड का नीचे आना $82 के नीचे कितना बड़ा पॉजिटिव आप मान रहे भारतीय शेयर बाजार के लिए, और कितना बड़ा ट्रिगर ये, इस पर क्या व्यू होगा? देखो शायद क्या हो रहा था अब तक कि जब से ये वॉर चालू हुई थी ईरान के साथ में, वहां से हमारे फंडामेंटल्स धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो रहे थे। अगर हम देख रहे तो पिछले एक डेढ़ साल में वो फंडामेंटल्स पर इम्प्रूविंग, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी काफी शानदार तरीके से बढ़ रहे थे, जो कि हमने देखा मार्च क्वार्टर में। लेकिन ये वॉर के कारण से बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन हो गया है। कुड बी टेम्पररी, बट लेकिन फिर भी ये जो जून का क्वार्टर है, शायद सितंबर का क्वार्टर है, विल सी द स्ट्रेस of supply chain disruption और higher oil and other commodity prices। तो अगर ये वॉर समाप्त हो जाती है तो वी विल सी एटलीस्ट के जो डिटोरेटिंग फंडामेंटल्स है और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पर जो प्रेशर है वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे वी कैन गो बैक टू आवर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। आप ये सोचिए कि अगर ईरान की वॉर नहीं होती तो वे कुड आवर मार्केट्स भी, हमारे जो मार्केट से निफ्टी शायद 30 पे पहुंच गया होगा, बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग अर्निंग सीजन फॉर द मार्च क्वार्टर। तो ये पोजीशन है, और जैसे मैंने कहा, आई थिंक अगले एक हफ्ते में पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, और हमें ये आश्वासन मिलेगा कि पीस इज देयर इन स्पिरिट एंड इन लेटर, कि केवल एक टेम्पररी फेज है। दीपन जी, रिलायंस की एजीएम है फ्राइडे को, आपका व्यू क्या है स्टॉक पर? क्योंकि आज की रैली में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है रिलायंस का। लेकिन आई थिंक रिलायंस की परफॉर्मेंस अच्छी आनी चाहिए बिकॉज ऑफ दी काइंड ऑफ फंडामेंटल्स इन प्ले, और उनका जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है जनरली ऐसे समय में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है। लेकिन मेरी राय में आप देखिए वेदांता में क्या हो गया है। उन्होंने कंपनी स्प्लिट कर दी और कितना बढ़िया सा वैल्यूएशन मिला, और कितना अच्छा वैल्यू अनलॉकिंग हुआ फॉर दी ग्रुप एज वेल एज फॉर दी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। और मेरी तो राय यही है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्री भी ऐसा कुछ करती है जहां पर वो अपने जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको स्प्लिट करके शेयरहोल्डर्स को शेयर्स देती है ऑन इक्वल काइंड ऑफ अ शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो बहुत ही बढ़िया सा वैल्यूएशन निकल सकता है। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जियो के आईपीओ की वजह से वी आर सीइंग कि जो होल्डिंग कंपनी की डिस्काउंट रहती है वो धीरे धीरे आ रही है इन द रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक प्राइस। इसकी वजह है कि ये जो स्टॉक है इट्स बीन अंडर परफॉर्म फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स और सो। ओके, रिलायंस आउटलुक अच्छा नजर आ रहा है। डिस्क्लेमर प्लेट आपकी स्क्रीन पर होगा। हमारी पेरेंट कंपनी तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो, ये चर्चा सुनकर आपको मन कर रहा हो ऐसा करने का, तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। अच्छा, सिंस दीपन सर आपने वेदांता का जिक्र किया, वेदांता डीमर्ज होकर अलग अलग 5 कंपनियों में लिस्ट हो चुकी है, तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, कौन सी कंपनी अब डीमर्ज होकर आपको ज्यादा बेहतर नजर आ रही है, स्टैंड आउट कौन सी कंपनी कर सकती है, तो वो कौन सी होगी? स्टैंड आउट हैज टू बी एल्यूमिनियम, क्योंकि इसकी वजह यह है कि वहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन हो रहा है, और सबसे बड़ा फोकस और पॉजिटिव ये है कि दे आर ग्रेजुअली रिड्यूसिंग देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और यही स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई थी इन हिंदुस्तान जिंक, जिसकी वजह से हिंदुस्तान जिंक ने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स दिए पिछले कई सालों से, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपेरेटिव पोजीशन भी है, और अच्छा रिटर्न भी दिया है। तो सेम थिंग इज प्लेइंग आउट इन वेदांता एल्यूमिनियम एज वेल। लेकिन बाकी की जो कंपनीज है हम उसको बेचने की सोच नहीं रहे। एज अ मेजर डिस्क्लोजर वी आर इन्वेस्टेड इन वेदांता एंड ऑल द कंपनीज।
उसको हम बेचने की सजेशन नहीं देंगे, क्योंकि वेदांता ग्रुप बहुत ही एग्रेसिव है, और ये जो कंपनीज है दे विल बी एबल टू चार्ट देयर ओन फ्यूचर, एंड एमएनए एक्टिविटी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन कंपनीज में। एक्सपेंशन प्लान, बिग एक्सपेंशन प्लान्स आल्सो कैन बी एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं बाकी के अपार्ट फ्रॉम एल्यूमिनियम, उनकी भी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उनकी जो एक्चुअल कंपेरेटिव पोजीशन है, वो भी काफी स्ट्रांग है। इसलिए आई वुड रिमेन इन्वेस्टेड इन ऑल द कंपनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगले 3-4 महीने में पिक्चर और क्लियर हो जाएगा कि कौन सी कंपनी कहाँ पर जा रही है। एंड आई स्ट्रांगली सस्पेक्ट कि अपार्ट फ्रॉम एल्यूमिनियम, बाकी की जो कंपनीज है वहां पर कुछ ना कुछ एमएनए एक्टिविटी हो सकती है। इधर दे कैन बी अक्वायर्ड और दे कैन अक्वायर सम बिजनेसेस टू गेट स्केल। ओके। अच्छा, आज जो HCL टेक ने किया, क्या उससे कुछ नज़रिया बदलेगा आईटी पर या नहीं अभी भी, और क्या रैली में फिर एग्जिट का ही व्यू रहेगा? नहीं नहीं, आई थिंक अनुज, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आईटी सेक्टर के लिए। और आई वाज इन्वेस्टेड इन आईटी सेक्टर राइट फ्रॉम 2000। अभी 26 साल हो गए सेक्टर को ट्रैक करते करते, एज यू नो। लेकिन जितना अब मुझे डर लग रहा है, कभी भी पहले डर नहीं लगता था। 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी, तभी भी मेरे को काफी कॉन्फिडेंस था कि सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स आर गुड। लेकिन अब शायद ये जो थीसिस है, ये जो कॉन्फिडेंस है, वो धीरे धीरे टूट रहा है। और मेरे ख्याल से उनके उनके लिए बहुत ही बड़े चैलेंजेस है, स्पेशली लार्ज कैप आईटी के लिए, जहां पर दे नीड $multi-billion प्रोजेक्ट्स टू सर्वाइव, और ये नहीं हो रहा है। कुछ कुछ मिड कैप आईटी सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज कैन डू वेल, क्योंकि उनकी वर्टिकल स्पेशलिटी है, या फिर उनकी एजाइल पोजीशन है, या बहुत ही बढ़िया मार्केटिंग है। तो आई थिंक हैंडफुल ऑफ 4 और 5 मिड कैप आईटी स्टॉक्स कैन डू वेल। लेकिन इंडस्ट्री एज अ होल पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है, और भाव हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे गिर रहे हैं इसके स्टॉक प्राइसेस। आई वुड स्टिल लाइक टू अवॉइड। देखिए, बेचने का समय निकल गया है, लेकिन अगर ट्रेडिंग रैली आती है, कुछ उछाल आ जाता है, तो डेफिनेटली इस सेक्टर में आपको सिलेक्टिव हो जाना चाहिए। और अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो फिर आपको वहां पर थोड़ा डेफिनेटली अपनी जो वेटेज है वो कम कर देनी चाहिए। ठीक है, ये आईटी पर व्यू हो गया आपका। दीपन जी, दो स्टॉक्स मैं दिखा रही हूँ आपको। एक तरफ विशाल मेगा मार्ट जो 3% नीचे है आज, और दूसरी तरफ रखेगा एवेन्यू सुपरमार्ट जो 3%, 2.5-3% ऊपर है। विशाल मेगा मार्ट के नतीजे अच्छे आते हैं सर, लेकिन स्टॉक तो वो रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट पिछले कुछ सेशन से अच्छा कर रहा है, तो क्या इस स्पेस में भी सिलेक्टिव होने की जरूरत है? आपका क्या व्यू बन रहा है रिटेल स्पेस को लेकर? देखिए, आई थिंक दोनों कंपनियां ठीक है, एवेन्यू सुपरमार्केट ऑल्सो एंड विशाल मेगा मार्ट। और अगर अगर यहाँ पर मॉनसून के कारण अगर विशाल मेगा मार्ट में कोई सॉफ्टनेस आ जाती है इन दी परफॉर्मेंस और द सेंटिमेंट, तो ये एक मौका बन सकता है खरीदने के लिए। क्योंकि विशाल मेगा मार्ट की जो स्ट्रैटेजी है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और उनकी जो रनवे फॉर ग्रोथ है, वो बहुत ही शानदार है। क्योंकि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर क्लोज फैशन इंडस्ट्री टू गो फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, जहां पर विशाल मेगा मार्ट का बहुत ही बढ़िया पोजीशन है और उनकी काफी अच्छी स्ट्रैटेजी भी है। तो हमारा व्यू विशाल मेगा मार्ट पर बहुत ही पॉजिटिव है। एवेन्यू सुपरमार्केट इज गुड, लेकिन वहां पर काफी सारा कंपटीशन आ रहा है फ्रॉम दी क्विक कॉमर्स कंपनीज। इसलिए रादर देन एवेन्यू सुपरमार्केट वी वुड प्रेफर एटलीस्ट एटर्नल और स्विगी, क्योंकि इनकी ग्रोथ रेट्स अच्छी रहेगी एज कंपेयर टू एवेन्यू सुपरमार्केट। और एवेन्यू सुपरमार्केट कैन ऑल्सो डू वेल, लेकिन आई सी द प्रोस्पेक्ट्स इन दीज न्यू एज क्विक कॉमर्स कंपनीज टू बी फार बेटर। लेकिन विशाल मेगा मार्ट जो है वो एक जरूर से उसको नजर रखनी चाहिए। और अगर करेक्शन में कोई अच्छी वैल्यूएशन पर मिल सकता है, और अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है एंड यू आर एबल टू राइड आउट 2-3 सॉफ्ट क्वार्टर्स, तो ये अच्छे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स दे सकता है। ओके दीपन जी, ठीक है। ये तो कुछ और स्पेसेस की बात करते हो। बीच में जब इस डील साइन होने से पहले हमने देखा था फार्मा और हॉस्पिटल स्टॉक्स काफ़ी अच्छा चले थे। तो दीपन जी, हॉस्पिटल स्टॉक्स पर क्या व्यू है आपका? नहीं, बहुत ही अच्छा व्यू है, पॉजिटिव व्यू है, एक सेफ सेक्टर है। और हमने देखा है कि 2-3 क्वार्टर से इनके नतीजे भी अच्छे आए हैं, और काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सपेंशन भी हो रहा है वहाँ पर। विथ यूजुअल डिस्क्लोजर कि हमारा इन्वेस्टमेंट इन अपोलो हॉस्पिटल रिमेन्स अवर टॉप पिक। और यहाँ पर भी जैसे वेदांता में हो रहा है, स्प्लिट होने वाले हैं, हमें शेयर मिलेंगे फॉर दी अदर सब्सिडरी कंपनीज, और काफ़ी अच्छा वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। और जो मेन उनकी हॉस्पिटल बिजनेस है, वहाँ पर अगले 2-3 साल में एस्टिमेटेड 50% इंक्रीज इन द कैपेसिटी है।
जिसके कारण लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी अच्छी आनी चाहिए। पर ऑन द होल हॉस्पिटल इंडस्ट्री पर व्यू हमारा पॉजिटिव है। सेम इज द केस विद डायग्नोस्टिक्स, जहां पर हमने देखा है कि मेट्रोपोलिस हो या डॉक्टर लाल्स हो या थैरो केयर हो, सबके नतीजे बहुत ही शानदार आए हैं। एक्चुअल अंडरलाइन जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो भी काफी शानदार है। कुछ खास अच्छे नए लिस्टिंग भी हुए, जैसे कि एक नेफ्रो केयर करके कंपनी है, आईपीओ आया था रिसेंटली, बहुत ही बढ़िया नतीजे आए थे। वी आर सर्टनली वाचिंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक। उनका बिजनेस मॉडल काफी आई वुड से डिफरेंट है, और बहुत सारा रेवेन्यूज ऑलमोस्ट 40% कम्स फ्रॉम ओवरसीज सब्सिडीज, जो कि बहुत ही अनयूजुअल है फॉर अ हेल्थ केयर कंपनी। कि दीपन जी हेल्थ केयर स्पेस को लेकर आप पॉजिटिव है। बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हैव अ गुड इवनिंग सर।